नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। दोस्तों आज का डेट है 14 नवंबर 2023 एंड करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं आज का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल असम ट्रिब्यून से लिया गया है। ये हम लोग बात करेंगे ग्रीन कवर डिस्ट्रक्शन के बारे में, जो क्या असम ट्रिब्यून के एडिटोरियल सेक्शन में अगर देख लीजिएगा वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है और बोला जा रहा है दैट पास्ट 1 डेकेड, दैट इज पास्ट अगर 10 साल से देख लीजिएगा, यस गुवाहाटी और गुवाहाटी के इन एंड अराउंड वाले सिटी में जो ग्रीन कवर है ना, ग्रीन कवर धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है ना। गुवाहाटी की अगर बात करें, यस ये एक बहुत ही ज़्यादा अगर देख लीजिएगा और आई मीन स्पेसिफिकली आसाम का एक बहुत बड़ा शहर है, राइट। आसाम का ही क्यों मैं अगर पूरा नॉर्थ ईस्ट का बोलूँ ना तो ये सबसे बड़ा शहर है नॉर्थ ईस्ट का, जी हाँ गुवाहाटी। और जब बड़ा शहर होगा ऑफ कोर्स इसका मतलब वहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, है ना, लोग बहुत ज़्यादा रहते होंगे, राइट। और इसी के कारण वहाँ पे अगर ग्रीन कवर भी देख लीजिएगा ऑफ कोर्स वो धीरे धीरे घटेगा। क्यों? क्योंकि लोग जब ज़्यादा रहेंगे तो ऑफ कोर्स डिमांड ऑफ लैंड बढ़ेगा। जब लैंड में आप कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करोगे तो वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उसको तो काटने कर पड़ेंगे, राइट। और इस आर्टिकल में भी वही बोला गया है दैट पास्ट अगर 10 साल में देख लीजिएगा ना, गुवाहाटी और गुवाहाटी के आजू बाजू वाले रीजन में ग्रीन कवर जो है वो धीरे धीरे घट रहा है। और इसका तर्क क्या दिया जाता है, क्यों ग्रीन कवर घट रहा है? बोलते हैं दैट हाँ ट्रीज को कट किया जा रहा है इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट ये वर्ड यूज किया जा रहा है नाम, और बोला जा रहा है इसी के नाम पर ट्रीज को काटा जा रहा है। डेवलपमेंट बोले तो हर एक फ्रंट में, सोशल फ्रंट में डेवलपमेंट, इकोनॉमिक फ्रंट में डेवलपमेंट, ओवरऑल जो है डेवलपमेंट हमको देखा जा रहा है। और यही नहीं, अगर आप देख लीजिएगा ट्रीज को काटा जा रहा है क्योंकि अगर पूरा नॉर्थ ईस्ट देख लीजिएगा ना, वहाँ एक ऐसा एग्रो क्लाइमेटिक जोन, अगर ओवरऑल क्लाइमेटिक देख लीजिएगा टाइप और ओवरऑल जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ देखने को मिलता है ना प्लांट के स्पीशीज़, तो ऐसे बहुत सारे प्लांट के स्पीशीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू वर्थ के प्लांट के स्पीशीज़ होता है और इनकी वुड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। इसी के कारण क्या होता है दैट बहुत समय लॉगिंग एक्टिविटीज दैट इज इलीगली तरीके से इस पेड़ को काट के उसके लॉग को बेचे जाते हैं। अच्छा बेचेंगे क्यों? ऑफ कोर्स हमारा इंसान लोगों का डिमांड है क्या हम लोग को तो वुडन फर्नीचर चाहिए। तो वुडन फर्नीचर के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स इन पेड़ पौधों को काटना ही पड़ेगा। एक हमें नेक्सस देखने को मिल रहा है बिटवीन द अर्थ कटिंग माफिया एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। जी हाँ, अभी देखो यहाँ पे सिर्फ अर्थ कटिंग माफिया मतलब समझ रहे हो, देखो आपको पता है ना गुवाहाटी शहरों में बहुत सारे हिली रीजन्स, प्लेन रीजन्स है। अब क्या किया जा रहा है, अब लैंड की मिट्टी की कमी हो रही है तो हिल को काट दिया जाता है ना, तो उनको बोला जाता है अर्थ कटिंग माफियाज। जो इलीगली इस चीज को करते हैं ना उसको अर्थ कटिंग माफियाज बोला जाता है। अब वो लोग हिल्स को तो काट ही रहे, अब उन लोग देखो उन लोग भी ये खुले आम कर रहे हैं ना चीजें, तो राइट। मतलब क्या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल का हाथ है? जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफिशियल का कहीं ना कहीं हमें इस सेक्टर में सपोर्ट जरूर से देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ओवरऑल हमें देखने को मिल रहा है दैट गुवाहाटी एंड गुवाहाटी के अराउंड वाले एरियाज में अगर पास्ट 10 साल में देख लीजिएगा तो यस ग्रीन कवर हैज डिक्रीज टू अ ह्यूज एक्सटेंट, राइट। नाउ सवाल ये हो रहा है दैट ठीक है, अगर हम लोग बोल रहे हैं ग्रीन कवर डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग को क्यों ग्रीन कवर इंक्रीज होना चाहिए भाई? क्यों ये जरूरी है? देखो ऐसा चाहिए जो अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये आपके द असम ट्रिब्यून वाले आर्टिकल में नहीं दिए हुए थे बट मैं एड ऑन कर रहा हूँ आपके नॉलेज में, है ना। देखो ग्रीन कवर मतलब क्या? पेड़ पौधे होना, और पेड़ पौधे अगर हो गए तो मतलब क्या इकोलॉजिकल फंक्शंस जो है वो प्रॉपर होंगी। अब देखो पेड़ पौधे का फायदा क्या होता है, वो लोग कार्बन को सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, राइट। तो यस वही चीज बोला जा रहा है दैट इकोलॉजिकल फंक्शंस ये प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। साथ ही साथ ओवरऑल इकोलॉजी की जो प्रोडक्टिविटी होगी, है ना, फॉरेस्ट का जो रेजिलियंस होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा। इनफैक्ट अगर इंडिया में देख लीजिएगा 10 बायोजोग्राफिकल रीजन्स है जिसमें 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जिसमें एक नॉर्थ ईस्ट भी आता है, राइट। अच्छा अब नॉर्थ ईस्ट में ही ना आसाम है ऑफकोर्स, यस। तो बोला जा रहा है अगर ये रीजन ओवरऑल देख लीजिएगा दुनिया का, जी हाँ दोस्तों, दुनिया का 8% ऑफ वर्ल्ड फ्लोरा एंड फौना जो है ना वो हमको इंडिया में देखने को मिलता है, और एक मेजर चंक ऑफ फ्लोरा एंड फौना जो है वो हमें नॉर्थ ईस्ट बेल्ट में देखने को मिलता है, राइट। और इस चीज़ को अगर बचाना हो ना, इन फ्लोरल वैरायटीज़ को, इन फौनल वैरायटीज़ को, मतलब अगर ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर आपको बायोडाइवर्सिटी को बचानी है तो यस यू नीड टू इंक्रीज द ग्रीन कवर। इसीलिए तो बोला गया ना, ये कुछ ऐसे रीजन है जिसके कारण हमको ग्रीन कवर इंक्रीज होना करना पड़ेगा। इनफैक्ट अब देखोगे इंडिया ने कहीं ना कहीं बॉन्ड चैलेंज भी ज्वाइन किया था। इस बॉन्ड चैलेंज को ज्वाइन करके इंडिया ने क्या बोला था दैट हम जो है डिग्रेडेड या फिर डिफॉरेस्टेड लैंड जो है उसको हम लोग रीस्टोर करेंगे,
राइट। तो जी हाँ, जब हम लोग बॉर्न क्लाइमेटिक चैलेंज को ज्वाइन किया तो यस वी नीड टू अबाइड बाय दिस एज वेल, राइट। नाउ कुछ कुछ चैलेंजेस ज़रूर आ रहे हैं ग्रीन कवर के इंक्रीज करने में। वो चैलेंजेस क्या है? एक तो इंक्रोचमेंट, कहीं ना कहीं एक लिंक हमको देखने को मिल रहा है बिटवीन पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब देखो लोग गरीब हो रहे हैं, राइट, तो गरीब लोग अगर प्रॉपरली अगर मनी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो रहा है ना हमारे देश में, मतलब एक तबका का ऐसा इंसान होगा जो कि बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा, और एक तबका का ऐसा भी इंसान होगा विच विल रिमेन बी पॉवर्टी रिडन, राइट। सो एक अगर देखोगे एक लिंक हमको देखने को मिल रहा है बिटवीन पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, राइट। तो ये चीज़ जो है एक बहुत इंट्रिकेट लिंक है जो कि हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चैलेंज है इन इंक्रीजिंग द ग्रीन कवर वो है एडिक्वेट फाइनेंसिंग। अब देखो, अब ये अगर ग्रीन कवर को इंक्रीज करना है मतलब क्या हमको एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। एफॉरेस्टेशन क्या ऐसा फ्री का थोड़ा होगा यार, पैसे तो चाहिए ना। तो ये फाइनेंशिंग मैकेनिज्म कहीं ना कहीं होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमको देखने को मिल रहा है अमंग द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, मतलब वेरियस जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उसके बीच में जो है ना एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमको ज़रूर से देखने को मिल रहा है ना। दैट इज से फॉर एग्जांपल जो पेड़ को काटने वाला है, राइट, या फिर और जो वहाँ पर पेड़ को बचाने वाला है। बचाने वाला कौन है? हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट्स, राइट, हमारे नॉर्मल लोग वहाँ के, है ना। और काटने वाला कौन है? इंडस्ट्रियलिस्ट। काटने वाला कौन है? जो बिजनेस पर्सन जो कि वहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता है, राइट। तो यही हो ना। और भी एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट में आ रहा है वो है सरकार का। अगर कोई भी करे या ना करे, से फॉर एग्जांपल अगर कोई अगर पेड़ पौधे को काट रहा है तो वो सरकार को भी तो कुछ शेयर ऑफ मनी दे रहा है, समझ लो। तो ये इनडायरेक्टली चैनल के थ्रू कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमको देखने को मिलता ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ये सिस्टम है जो क्या डिटेक्ट करता है अर्ली अर्थक्वेक वार्निंग। और कहा जा रहा है दैट रिसेंट जो अर्थक्वेक आया था उसमें इस सिस्टम ने इफेक्टिवली रिस्पॉन्स नहीं किया था, राइट। तो सवाल होता है ये सिस्टम है क्या? ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी सिस्टम है जो क्या गवर्नमेंट को इनेबल करती है दैट कोई भी अर्जेंट डिजास्टर मैनेजमेंट मैसेज जो है हर एक मोबाइल फ़ोन तक भेजा जाए। शायद आप लोगों ने दोस्तों कुछ दिन पहले आपके मोबाइल में ये वाला मैसेज आया होगा, याद है? सबके मोबाइल में आया होगा, राइट, इमरजेंसी अलर्ट दैट ये सैम्पलिंग टेस्टिंग मैसेज है ना। तो ये क्या है? यही वाला था। अच्छा, अब इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? बाई सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर है। और इसको डिज़ाइन ऐसे किया गया जिससे क्रिटिकल अलर्ट कभी भी अगर कोई भी सीवियर वेदर वार्निंग क्यों ना हो, वो साइक्लोन हो, वो अर्थक्वेक हो, या फिर कोई भी पब्लिक सेफ्टी मैसेजेस अगर भेजना हो, इवैक्यूएशन नोटिस भेजना हो, या फिर कोई भी शॉर्ट ऑफ अगर इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन भेजना हो, यस, इसके थ्रू भेजा जा सकता है, राइट। तो इसी के बारे में ये हमें न्यूज़ था ना, ये रिसेंटली टेस्ट किया गया था, उसी के बारे में यहाँ पे बोला गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे बायोफ्यूल्स के बारे में। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि डेकर हेयर का ये न्यूज़ है। बोला जा रहा है देयर इज लैक ऑफ रॉ मटेरियल, हाई कॉस्ट हिट बायोफ्यूल प्रोडक्शन इन कर्नाटक। नाउ बायोफ्यूल होता क्या है? कोई भी हाइड्रोकार्बन फ्यूल जिसको ऑर्गेनिक मैटर से अगर प्रोड्यूस किया जाता है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, क्यों बोला गया है यहाँ पर? क्योंकि अगर हाइड्रोकार्बन फ्यूल अगर आप देख लीजिएगा नॉर्मल, अगर पेट्रोल डीजल अगर ले लो, राइट, वो सब ना बहुत मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं फॉर द फॉर्मेशन। बट जहाँ तक हम लोग बात करें बायोफ्यूल्स के बारे में, बायोफ्यूल्स के बारे में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कुछ दिनों में भी आप बना सकते हो, राइट। अच्छा, अब बायोफ्यूल्स जो है 3 टाइप के होते हैं। एक सॉलिड बायोफ्यूल भी होता है, एक लिक्विड बायोफ्यूल भी होता है, और एक गैसियस बायोफ्यूल भी होता है, राइट। सॉलिड बायोफ्यूल की जहाँ तक बात करें, ये वुड, ड्राई प्लांट मटेरियल या फिर मैन्योर से बनाया जाता है। लिक्विड बायोफ्यूल की बात करें, वो बायो इथेनॉल या फिर बायो डीजल के थ्रू बनाया जाता है। और जहाँ तक हम लोग गैसियस बायोफ्यूल की बात करें तो वो तो बायोगैस होता है। नाउ क्लासिफिकेशन अगर बायोफ्यूल्स का देख लीजिएगा, 3 क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, एक होता है सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल, और थर्ड वन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल। इसके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? सबसे फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल अगर देख लीजिएगा, ये हर एक फूड प्रोडक्ट के थ्रू बनाया जाता है। मतलब वैसे जो क्या फूड प्रोडक्ट जो क्या ह्यूमन के द्वारा कंज्यूम किया जाता है या फिर फीड स्टॉक के रूप में रखा जा सकता है, यस, उससे हम लोग फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स बनाते हैं, राइट। नाउ एक होता है सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल। सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल जो है उसको प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम सस्टेनेबल फीड स्टॉक। मतलब देखो क्लियरली बोल दिया गया दैट इसमें फूड क्रॉप्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मतलब क्या है, नो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड फूड क्रॉप,
है ना, मतलब फूड क्रॉप नहीं, मतलब वैसे फूड जो क्या आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो, हाँ उससे जरूर बायोफ्यूल बना सकते हो, समझ लो बात। मतलब इनको हम लोग एडवांस बायोफ्यूल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज आता है थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल। थर्ड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में डिफरेंस यह है, द फर्स्ट जनरेशन जो था वो फूड वाले से बनाया जाता था, सेकंड जनरेशन जो है वैसे फूड जो कि खाने लायक नहीं बचे उनके द्वारा बनाया जाता था। थर्ड जनरेशन जो बायोफ्यूल है ये एल्गी के थ्रू बनाया जाता है ना, और इसका पोटेंशियल है कहा जाता है टू मिटिगेट मोस्ट ऑफ द ड्रॉबैक्स जो कि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स में हमें देखने को मिलता है। और एक रिसेंटली अभी न्यूज में देखने को मिल रहा है फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स। नाउ ये जो बनाया जाता है ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप से बनाया जाता है, राइट, जिसमें हाई अमाउंट ऑफ कार्बन वो इनटेक कर सकता है ना, और ये क्रॉप्स आर देन कन्वर्टेड टू फ्यूल यूजिंग द सेकंड जनरेशन टेक्निक। मतलब टेक्निक जो यूज किया जाता है वो सेकंड जनरेशन, बट इसमें जो क्रॉप जो यूज किया जाता है ना वो ऑफ कोर्स जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स होता है। ठीक है, आशा करता हूं अभी तो आपको चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, कुछ दिन पहले आपने भी शायद ये बहुत समय वायरल हुआ था ये चीज, ये हम लोग बात कर रहे हैं अंडर वाटर वोल्केनिक इरप्शन। जी हाँ, जापान में अगर देख लीजिएगा, जापान का ये वाला देखो, ये हुआ होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू, राइट, क्यूशु, राइट, ये 4 आइलैंड्स में है जापान के। और जापान का यहाँ पे एक है ओगासावारा आइलैंड, राइट, यहाँ पे एक नया पहले से आइलैंड था, पहले से 2 आइलैंड थे, और भी एक नया आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है ओगासावारा आइलैंड ऑफ जापान में, राइट। और ये है क्या, कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, बाय द अंडर वाटर वोल्केनिक इरप्शन। यस, ये नया आइलैंड हैज इमर्ज्ड नियर द जापान का ये लैंड, राइट। एंड अच्छा, आप बोलोगे यार यहाँ पे तो चाइना क्या ले सकता है, नहीं, चाइना ले सकता है, ये जापान टेरिटरी के सब अंडर में आता है। ठीक है ना, आइलैंड जो है ये फॉर्म कैसे हुआ, बाई फेराटोमैग्नेटिक इरप्शंस, जिसको ट्रिगर किया गया था बाई इंटरेक्शंस ऑफ मैग्मा विद इन सी वाटर। नाउ कभी भी अगर मैग्मा इरप्शन होता है विद इन द सी वाटर तो हम लोग इसको फेराटोमैग्नेटिक इरप्शंस कहते हैं, राइट। फेराटोमैग्नेटिक इरप्शंस का मतलब क्या होता है, ये वैसे वोल्केनिक इवेंट्स होता है जिसको ट्रिगर किया जाता है बाई इंटरेक्शन ऑफ मैग्मा विद वाटर। अब इस टाइप के इंटरेक्शन में क्या होता है, ये इस टाइप का इंटरेक्शन जो होता है इट लीड्स टू explosive release of not only ash but also steam from within the water, right। और ये जो नाम है फेराटोमैग्नेटिक मतलब क्या है, फेराटिक एंड मैग्नेटिक। फेराटिक मतलब वाटर, मैग्नेटिक मतलब मैग्मा, राइट, मतलब मैग्मा का इरप्शन जब वाटर में हमको देखने को मिल रहा है तो हम लोग इसको फेराटोमैग्नेटिक इरप्शन कह रहे हैं। नाउ ये जो इरप्शंस होता है this often occur underwater and are characterized by explosive nature of ash and steam release। मतलब ये जो है अंडर वाटर हमें बहुत समय देखने को मिलता है, और ये कैरेक्टराइज कैसे किया जाता है, बाई एक्सप्लोजिव नेचर। इनका नेचर जो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है क्योंकि इस पर ऐश एंड स्टेम तो बहुत ज़्यादा हमको रिलीज होते हुए देखने को मिलता है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा भी। ठीक है, तो याद ज़रूर से रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे लेदर पपेटरी के बारे में। क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि दंदू में लिखा हुआ था दैट लेदर पपेटरी जो है ये एक एंशिएंट फॉर्म है जो कि आंध्र प्रदेश में प्रैक्टिस किया जाता है, और ये धीरे धीरे जो है एक्सटिंक्ट कर रहा है। तो इन जनरल लेदर पपेट्री जो है ये एक एंशिएंट आर्ट फॉर्म है जिसमें पपेट्स को बनाया कैसे जाता है, यूजिंग द गोट का स्किन। जी हाँ दोस्तों, गोट के स्किन से बनाया जाता है। और पपेटर्स जो होता है मतलब जो पपेट्री को चलाते हैं ना उसको पपेटर्स कहा जाता है। ये क्राफ्ट करते हैं पपेट को ऐसे जैसे वो हिंदू मैथोलॉजी से जो है कैरेक्टर को बना सके, जैसे रामायण महाभारत, यही तो हिंदू मैथोलॉजी है, राइट। इसी के थ्रू ये लोग कैरेक्टर बना के परफॉर्मेंस करते हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ पपेट्री। ठीक है, अब पपेट्री जो है ये 4 टाइप्स ऑफ पपेट्री होता है। एक होता है स्ट्रिंग पपेट्री जिसमें कठपुतली, कुंदही, गोम्बेटा और मोमबलत्तम आता है। दूसरा आता है शैडो पपेट्री जिसमें थोल्लू मोमबलता है ना, रावण छाया, टोगालू गोम्बेटा आता है। एक आता है ग्लव पपेट जिसमें पावाकोट्टू जिसको बोलते हैं, दिस इज ग्लव पपेट, जिसमें हाथ के भीतर ये ग्लव लगा दिया जाता है और ये पीछे से बंदा जो है वो माइक पे कुछ बोलता है और इसका मुंह हिलता है, समझ रहे हो। और एक होता है रॉड पपेट जिसमें यमपुरी एंड पुतुल नाच भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पूसा 2090 के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि रिसेंटली इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI इन्होंने डेवलप किया एक इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ राइस जिसको हम लोग कहते हैं पूसा 2090। नाउ जब पूसा 2090 ये न्यूज़ में, क्या इससे पहले भी कोई वैरायटी था? जी हाँ था। और वो कौन सा वैरायटी था? वो चावल का जो वैरायटी था वो था पूसा 44। नाउ बट पूसा 44 में प्रॉब्लम क्या है ना, इट इज एसोसिएटेड विद स्टबल बर्निंग। नाउ पूसा 44 से स्टबल बर्निंग का क्या रिलेशन है भाई, चलो डिस्कस करते हैं। देखो पहले तो पूसा 44 के बारे में डिस्कस करते हैं। यह एक हाई यील्ड क्रॉप है, हाई यील्ड राइस वैरायटी है, बट
इसका प्रॉब्लम ये है ना दैट इसकी मैच्योरिटी पीरियड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, ठीक है, और ये कंट्रीब्यूट करता है टू द पोस्ट हार्वेस्ट स्टबल बर्निंग। क्योंकि देखो पंजाब में और हरियाणा में जो फार्मर्स है ना, इनको क्या होता है ना, वीट को शो करने के लिए, वीट क्या है, एक रबी क्रॉप है, और रबी क्रॉप को लगाने के लिए और खरीफ क्रॉप को हार्वेस्ट करने के लिए बहुत कम टाइम बचता है। से फॉर एग्जांपल ये एक पीरियड है खरीफ क्रॉप का और ये है रबी क्रॉप का, है ना। अब अगर खरीफ क्रॉप को अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम अगर लगेगा तो यहाँ पे जाके ना उसको हार्वेस्ट किया जाएगा इस वाले पॉइंट में। बट मतलब जो वीट को लगाया जाएगा और हार्वेस्टिंग के बीच में बहुत कम टाइम गैप मिल रहा है ना। अब क्यों टाइम गैप कम मिल रहा है पता है, क्योंकि इसका हार्वेस्टिंग पीरियड बहुत लंबा है। बोला ना यहाँ पे लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड है पूसा 44 का, है ना। और बट पूसा 2090 जो है ना, इसका अगर आप पीरियड देख लीजिएगा, ग्रोइंग पीरियड, ये सिर्फ 120 से 125 डेज का है। पूसा 44 कितना था, इतना दिन का। मतलब ये गैप जो होता है, ये गैप जो है बहुत छोटा हो जाएगा। मतलब ये बीच वाला जो पीरियड है, बीच वाला ये बड़ा हो जाएगा, फैलो पीरियड, समझ लो। अब फैलो पीरियड बड़ा होने से फायदा क्या है, दैट अभी यहाँ पे कम गैप मिलता था ना, तो बाद में क्या करते थे, यहाँ के किसान इसको जला देते थे। अभी क्योंकि इतना गैप मिला हुआ है तो किसान, ऐसा कहा जा रहा है दैट किसान इसको जलाएंगे नहीं, जिससे एड्रेस इजीली हो जाएगा स्टबल बर्निंग को। इसको जला क्यों देते थे इस कम गैप पे? अरे भाई कम गैप पे क्या करोगे आप इसको काटने में ज़्यादा ध्यान लगाओगे या नया वाला सीड खरीद के लाने में ज़्यादा ध्यान लगाओगे? ऑब्वियस सा बात है, नया वाला सीड खरीद के लाने में, ठीक है। बट अभी क्योंकि लंबा टाइम पीरियड मिल जाता है ना, तो इसके लिए आराम से इसको काट के दिया जाता है, जिससे इसको जलाया नहीं जाता है। और अब जलाया नहीं जाएगा तो ऑफ कोर्स एयर पोल्यूशन जो होता था, जो स्मॉग जो देखने को मिलता था इन एंड अराउंड द रीजन ऑफ दिल्ली एंड एनसीआर, वो हमें नहीं देखने को मिलेंगे, राइट। और रिसेंटली आपको पता होना चाहिए, पंजाब चीफ मिनिस्टर ने भी क्लियरली अनाउंस किया गया था दैट हम लोग नेक्स्ट साल से पूसा 44 को जो है हम लोग नहीं प्लांट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा ये न्यूज़ था, ये हम लोग बात कर रहे थे तुवालू आइलैंड के बारे में। तुवालू आइलैंड क्यों न्यूज़ में है? बहुत ज़्यादा न्यूज़ है और ये जियो पॉलिटिकल टर्म में पर बहुत बड़ा न्यूज़ है। पूछो क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने एक रिसेंटली हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन किया है विद तुवालू आइलैंड, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, राइट। और तुवालू एक पैसिफिक नेशन है, राइट। और ऑफ कोर्स पैसिफिक आइलैंड नेशन है, तो आइलैंड के ऊपर तो पता ही आपको इन आइलैंड्स के ऊपर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है अगर सी लेवल राइज हो गया तो। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने इन कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, राइट। और उसका एग्रीमेंट का नाम है फलेपी यूनियन। याद रखना, ये याद रखना नाम अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बाद में नहीं बोलूँगा ये क्या है, ठीक है, याद रखोगे। चलो अब इसमें क्या बोला गया है, इट अलाउज अप टू 280 टुवालू सिटीजन्स टू रिसाइड, वर्क एंड स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। देख रहे हो, मतलब यहाँ के जो सिटीजन है 280 सिटीजन, बहुत कम सिटीजन्स है, वो ऑस्ट्रेलिया में रह भी सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में काम भी कर सकते हैं, वहाँ पे स्टडी भी कर सकते हैं। एडिशनली ऑस्ट्रेलिया ने बोला दैट हम लोग $17 बिलियन यूएस डॉलर देंगे आपको, जिससे आप क्लाइमेट चेंज से अडाप्ट कर सको। अब बोलो ऑस्ट्रेलिया इसके ऊपर इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये एक पैसिफिक आइलैंड कंट्री है, राइट। और आपको तो पता ही है यहाँ पे मेजर पावर कौन है? चाइना। तो चाइना से बचने के लिए कहीं ना कहीं छोटे छोटे नेशंस को जो है अपने पास काबू करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी डायरेक्शन में ये जो एग्रीमेंट है जिसका नाम है फलेपी यूनियन, ये बहुत एक पॉजिटिव डायरेक्शन है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी ऑफ 2023। जी हाँ, पीएमई का रिसेंटली ये न्यूज़ है। एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये कल का ही न्यूज़ है। अब कल का क्योंकि आर्टिकल मैंने पढ़ा नहीं था, तो इसलिए मैं कुछ आर्टिकल्स जो है जो कल में भी छूट गए थे ना, उसको भी मैं आज ही इंक्लूड कर दे रहा हूँ, जिससे आपका होलिस्टिक नॉलेज हो सके, राइट। नेक्स्ट डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने सैंक्शन किया है डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी 2023, जिसका एम है दैट एक्सपैंड कैसे किया जा सके गवर्नमेंट आउटरीच थ्रू डिजिटल मीडिया चैनल्स, राइट। नाउ इस डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी 2023 के अगर की हाइलाइट्स देख लीजिएगा, वो क्या क्या है? यस, डिजिटल पेनिट्रेशन एंड मीडिया शिफ्ट। बोला जा रहा है दैट विद द इंक्रीज इन यूजर्स एंड टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स, जैसे यूजर्स और टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं,
पॉलिसी जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है टू द शिफ्ट इन मीडिया कंजम्पशन टुवर्ड्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। दैट इज जैसे ये देखो इंटरनेट अनडाउटेडली आपको पता होना चाहिए दैट 2010 के बाद जो है जब से जियो ने फ्री किया है तब से इंटरनेट जो है बहुत ज़्यादा एक रिवोल्यूशन आ गया हमारे देश में। और यस, इसके साथ क्या हो रहा है, यूज़र्स भी बढ़ रहे हैं, इसके साथ क्या हो रहा है, इंटरनेट के सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं। और यस, वही बोला गया दैट कहीं ना कहीं जो सरकार जो यूज़ करती थी ना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को उसमें थोड़ा चेंज करेगी। दैट इज़ गवर्नमेंट आउटरीच। बोला गया है दैट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन जो है CBC वो इम्प्लॉय करेगी एक डिजिटल एडवर्टाइजमेंट फॉर गवर्नमेंट इनिशिएटिव। इससे क्या हो जाएगा, जो मीडिया डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसके थ्रू कैसे कन्वे किया जा सके सिटीजन सेंट्रिक मैसेजेस ईजी तरीके से, वो चीज़ें की जाएंगी। एक्सपेंशन अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म्स। बोला जा रहा है ये जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन है ना, ये लेवरेज करेगी डिजिटल ऑडियो प्लेटफॉर्म्स को, OTT सर्विसेज को, मोबाइल ऐप्स को, सोशल मीडिया को, जिससे गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट को और भी ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी लाया जाएगा। दैट इज़ कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव बिडिंग रेट्स लाई जाएगी जिससे फ्यूचर में फेयर प्राइसिंग और एफिशिएंसी मेंटेन रहे। नेक्स्ट इज इन्हांस किया जाएगा डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम, जिससे करंट जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है ऑफ द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वो और भी ज़्यादा एम्पलीफाइड हो सके। और फ्यूचर में अगर कोई भी डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल दैट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, राइट, तो उनको अगर कोई अगर प्रचार करना है वैसे लोगों के लिए जो क्या अपाहिज है या फिर दिव्यांग लोग हैं, तो उनको लोगों के लिए है ना आराम से कोई फिजिकल डिसेबल्ड पर्सनस के लिए प्रॉपर जो से फॉर एग्जांपल इनिशिएटिव या फिर गवर्नमेंट लॉन्च हुआ है तो उसको आराम से एडवर्टाइज किया जा सकता है। और एडेप्टेबिलिटी ऑन द स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट। बोला गया है दैट पॉलिसी जो है एक्नॉलेज करती है डायनामिक नेचर ऑफ डिजिटल लैंडस्केप और इनकॉर्पोरेट करती है प्रोविजंस फॉर एम्ब्रेसिंग न्यू टेक्नोलॉजीज एंड प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट, बेन गुरियन कैनल प्रोजेक्ट। देखो करंटली आपको पता होना चाहिए दैट इजराइल और पैलेस्टाइन का बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इन मिडिल ईस्ट, और इसने कहीं ना कहीं रीफोकस कर दिया अटेंशन टू द एम्बिशियस बेन गुरियन कैनाल प्रोजेक्ट। ये एक थ्योरेटिकल प्रपोजल है जिससे एक कैनाल को कट किया जाएगा फ्रॉम नेगेव डेजर्ट। ये डेजर्ट जो है ना, ये डेजर्ट आपका लाई कर रहा है इजराइल में, ठीक है। जैसे सुएज कैनाल बना हुआ है, देखो ये गल्फ ऑफ सुएज है, ये मेडिटेरेनियन को कनेक्ट कर रहा है, ये सुएज कैनाल गल्फ ऑफ सुएज से। वैसे ही एक कैनाल बनाया जाएगा जो गल्फ ऑफ अकाबा को मेडिटेरेनियन से कनेक्ट करेगा और वो कुछ ऐसा रहेगा, दिख रहा है ना। सो दिस विल बी द टाइप ऑफ द कैनाल दैट विल बी देयर। इस चीज़ को इन्विजन किया गया था 1960 में, जिसका एम है टू चैलेंज इजिप्ट मोनोपोली। जी हाँ, अगर क्योंकि एब्सोल्युटली अगर देख लीजिएगा मेडिटेरेनियन को कोई भी अगर सी रूट कनेक्ट कर रहा है इन रेड सी या फिर इंडियन ओशन से, वो है सुएज कैनाल ही अभी, राइट। तो अगर ये कैनाल नया बन जाए तो ये कहीं ना कहीं इसके जो रूट्स है उसको चैलेंज करेगा ही, राइट। इसके मोनोपोली जो वो बहुत ज़्यादा चैलेंज हो जाएगा। तो सुएज कैनाल क्या है, एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है जो कि कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन को रेड सी से, राइट, ये वाला है ना, थ्रू द स्ट्रेट्स ऑफ सुएज। एंड ये एक 193 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल है जो कि की ट्रेड रूट है बिटवीन यूरोप एंड एशिया। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।